Hi everyone, good afternoon. Good afternoon students, कैसे हैं आप सभी? There are 6 participants only. I'm waiting for more to join. Okay, so my screen is visible to you people. Can you see that? Yes, ma'am. ठीक है. सिर्फ 8 ही पार्टिसिपेंट्स हैं. हम लोग 1 मिनट और वेट कर लेते हैं. शायद कुछ और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें हमको. किसी को भी तक जो हम डिस्कशन कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉपिक्स पहले, उसमें किसी को कुछ इशू है, किसी को कुछ क्वेरी है, कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो पहले? No. बताइए. No, ma'am. ओके. आई थिंक आई शुड स्टार्ट देन. फिर टाइम नहीं रहता है, बाद में मीटिंग ओवर हो जाती है. सो टुडेज टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज. कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बताता है, क्या उसमें लॉज हैं, किसको क्या एम्पावरमेंट है एंड ऑल दैट, किसका क्या रोल है, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? Constitutionalism is a terminology which is derived from constitution only. आया constitution से ही है ये word भी, ये term भी constitutionalism. But अगर मैं समरी में बताऊं कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है, तो वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, whatever it is given, whatever laws, whatever it is there in that particular डॉक्यूमेंट ऑफ आवर्स, लीगल डॉक्यूमेंट, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कंट्रोल करना, बेसिकली कंट्रोल करना और उसको लिमिट में भी रखना इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास कुछ राइट्स हैं, कुछ भी प्रोसेसेस हैं, कोई भी पावर्स हैं, कोई भी अथॉरिटीज़ हैं किसी भी गवर्नमेंट को दी हुई या सिटीजन्स को भी दी हुई, तो उनको कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है, कंट्रोल करने का या उसको लिमिट करने का एक जो प्रोसेस है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मतलब हुआ इसका. बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगर कुछ भी आप करते हैं, जैसे आप अगर सपोज आपको क्वेश्चन एक आता भी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड भी, सो यू फर्स्ट एक्सप्लेन एग्जैक्टली दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट.
थोड़ा बहुत आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी इंट्रोडक्शन देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर एनी कंट्री टू परफॉर्म द ड्यूटीज, या it is a legal document basically which is laid down for all the authorities, powers, for everybody and for the rights and the duties of the citizen of that country। ये सारा कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है अभी, इस स्लाइड में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा लिखा है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता। तो सुप्रीम, सुप्रीम लॉ है ऑफ द लैंड। लैंड यहाँ पर क्या है? कंट्री इंडिया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारी कंट्री का जो सबसे सुप्रीम जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और किसी भी कंट्री का, किसी भी लैंड का, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कोई और कंट्री है, चाइना है, पाकिस्तान है, व्हाटएवर कंट्रीज आता है, उन सभी का जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उन कंट्रीज का वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है उस पर्टिकुलर जमीन के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, उस पर्टिकुलर जमीन। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यूएस में अप्लाई नहीं होगा। जो हमें राइट्स यहाँ पर मिले हुए हैं, बीइंग इन ऑन आवर कंट्री, बीइंग ऑन आवर लैंड, बीइंग इन आवर कंट्री, बीइंग ऑन आवर लैंड, कि हम अपनी ज़मीन पर जो रहकर यहाँ पर जो राइट्स अवेल कर सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हो सकता है वो दूसरी कंट्रीज में हम ना अवेल करें, ना अवेल कर पाएँ, या उस कंट्री के लॉज इस तरीके के ना हों कि हमें वो इस तरीके का कोई भी जो हम यहाँ पर राइट्स इंजॉय करते हैं वो हम वहाँ पे कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया में हैं, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो हमें वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन सेम ही हम पर्सन अगर किसी और लैंड पे चले जाते हैं, यूएस, यूके, किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर हमें वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। एंड वाइस वर्सा, सेम चीज़ ऑपोजिट भी है। दूसरी कंट्री का कोई पर्सन हमारे देश में आएगा तो उसको भी ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे जो हमें बीइंग बिलोंगिंग टू दिस कंट्री एंड बीइंग ऑन दिस लैंड हम इंजॉय करते हैं। वो राइट्स वो हमें दूसरे को नहीं मिलेगा और हमें भी कहीं और जाकर नहीं मिलेगा। तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हो गया, ठीक है। बेसिक लॉ ऑफ स्टेट विच सेट्स आउट हाउ दैट स्टेट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। लॉ, बेसिक लॉ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कैसे कोई भी एक स्टेट, स्टेट यहाँ पर स्टेट का मतलब है कंट्री, कि कोई भी एक स्टेट कैसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रन करेगी, क्या उसकी पावर्स और अथॉरिटीज उसकी गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। पॉलिटिकल यूनिट्स कोई भी हो, ऑपोजिशन को क्या क्या राइट्स हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं भी है तो भी उसके क्या राइट्स हैं, तो भी उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। और जो गवर्नमेंट पावर में है उसके पास तो ऑफकोर्स पावर्स एंड अथॉरिटीज़ रहते ही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन पावर्स और अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ करे। मिसयूज़ अगर करेगी तो वहाँ पर जो कंट्रोल या लिमिट आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बट बिकॉज अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वो लिमिट वाली बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सो दी पावर्स एंड अथॉरिटीज़, ये सब कुछ क्या क्या है, ये लेट डाउन है हमारा किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, सोसाइटी में क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, क्या हमारे बेसिक राइट्स हैं, बेसिक हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं टुवर्ड्स आवर कंट्री, कुछ हमारी ड्यूटीज़ की बनती है, वो सब कुछ लेट डाउन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये एक लीगल डिक्शनरी होती है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी मीन्स कि यूएस में एक डिक्शनरी लॉ, लीगल डिक्शनरी बनाया गया था, जो कि इस जो भी लीगल लॉ कोई भी पास होता था या बना होता था, तो उससे रिलेटेड कोई भी लॉ से रिलेटेड कि क्या उस पर्टिकुलर लॉ का मीनिंग है एंड एवरीथिंग, वो उस डिक्शनरी में मेंशन किया होता था। सो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अब उस डिक्शनरी के हिसाब से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन नहीं करा है। सो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी what is applicable in India, but what constitution is basically, as per the Black Law Dictionary, is fundamental and the organic law of a nation। किसी भी नेशन का, किसी भी देश का फंडामेंटल जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दैट एस्टैब्लिशेस द इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करता है, डिफाइन द स्कोप ऑफ द गवर्नमेंटल सॉवरेन पावर्स, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी रूल करने की जो पावर्स हैं, सॉवरेन पावर्स हैं, यानी कि अगर वो एक हायर अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी है गवर्नमेंट, तो उनकी क्या क्या उस पार्टी के पावर्स हैं। एंड गारंटीज इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, राइट्स क्या क्या, सिविल राइट्स इंडिविजुअल्स के क्या हैं, सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री के क्या हैं,
और क्या क्या फ्रीडम है, लिबर्टीज क्या क्या है उन लोगों को, ये सब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। अब आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस क्या डिफाइन करता है, वो हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हम पढ़ चुके हैं बहुत हद तक कि क्या उसके प्रिंसिपल्स नेचर्स हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एज पर द ब्लैक लॉ यूनिवर्सली जो एप्लीकेबल है वर्ड, वो ये कहता है कि it is the fundamental and organic law of nation that establishes the institution and system of government. It also defines the scope of the governmental powers and also guarantees individuals' rights and liberties. ठीक है, गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर विदाउट अ राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट फॉर्म हो भी जाती है, गवर्नमेंट बन भी गई, प्रेसिडेंट भी है, पीएम भी है, सब कुछ है, उनको पावर क्या क्या है वो सब लेड डाउन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो एक प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं, क्या रोल है उसका, ये सब कुछ लिखा कहाँ पे होता है, ये सब कुछ लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में होता है दैट कंट्री। तो किसी भी कंट्री का अगर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने नहीं बनाया हुआ तो वो चाहे गवर्नमेंट बनाए चाहे कुछ भी करें, लोग उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, लोग पीएम की, प्रेसिडेंट की इज्जत ही नहीं करेंगे, उसकी पावर्स उसको मिली ही नहीं हुई है बेसिकली। सो गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर विदाउट अ राइट। गॉट दिस पॉइंट? कि अगर हमने गवर्नमेंट बना भी दी, फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री का अगर हमें लेते हैं एग्जांपल, तो हमारा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं था, जब तक इंडिया रिपब्लिक नहीं बना, फ्रीडम के बाद भी हम लोग ऑलमोस्ट एक तरीके से एज फार एज द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न, सॉवरेन पावर्स जो थी, गवर्नमेंटल पावर्स जो थी, वो सब के लिए तो हम डिपेंडेंट ही थे अंग्रेजों पर। हमारा अपना कोई लॉ ही नहीं था, हमारा अपना कोई पावर ही नहीं थी, जो हमारे अपने पीएम प्रेसिडेंट थे भी उनके हिसाब से भी कुछ नहीं चल रहा था, चल उसी के हिसाब से रहता जो ब्रिटिशर्स उस टाइम तक रूल कर रहे थे, जब तक कि रिपब्लिक हमने अपनी कंट्री को डिक्लेयर नहीं कर दिया, बना नहीं दिया, और एक्चुअली में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एनफोर्समेंट में नहीं लेकर आ गए। ठीक है, सो गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर विदाउट अ राइट, कि आप किसी को पावर दे भी रहे हो लेकिन उसका कोई हक ही नहीं है उस पावर को। बोल तो दिया कि ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो, पर जब करने की बारी आएगी तो वो एक्सेल ही नहीं कर पाएगा अपनी स्किल्स को, अपने राइट्स को, पावर को। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे आ रहे हैं। द डॉक्ट्राइन और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्निंग पावर इज लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बता दिया कि सारे क्या क्या पावर्स हैं सॉवरेन पावर्स गवर्नमेंट के क्या क्या हैं, लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये क्या कहता है, ये पावर्स को लिमिटेड बनाता है बाय इन्फोर्सेबल रूल्स ऑफ लॉ। इन्फोर्सेबल रूल्स ऑफ लॉ मतलब कि हर कोई अपना मिसयूज नहीं कर ले पावर का। किसी को सिर्फ अगर आप पावर दोगे, उसको कोई अथॉरिटी तो दे दी है लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है आपने उसको, कि तेरे को ये हमने पावर तो दे दी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की नहीं दे रहे हो, तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत लो लेवल का एग्जांपल देती हूँ, हम हमारी लाइफ पर जो एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पेरेंट्स ने हमको एक गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, पैसा दे दिया कि जैसे तुझे पावर है, इस पैसे को तू कहीं भी खर्च कर ले, बट अब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि तुम्हें कुछ घर का खर्च चलाना है या कुछ ऐसा काम ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट काम उस पैसे से करना है, कुछ नहीं बताया, यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको नहीं दी और सिर्फ तुमको पावर दे दी कुछ पैसा खर्च करने की। तो कुछ भी कर सकते हैं ना हम उस पैसे का, मिसयूज भी कर सकते हैं वेर एवर वी वॉन्ट। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मार्केट में हम लेके आए ये डॉक्ट्राइन कि हमने गवर्नमेंट को पावर तो दे दी कि ठीक है भाई तुम कंट्री रन करोगे, तुम तो रूल्स बनाओगे, रेगुलेशंस बनाओगे, लॉ बनाओगे, कई बार अमेंडमेंट भी करोगे और लॉ में वो सब कुछ पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल होगा और हम सिटीजन्स को मानना होगा। तुम्हारे पास ये पावर्स तो हैं लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ हर चीज इसलिए कर दिया कि उसको लिमिट में कर दिया सो दैट यू आर नॉट मिस यूजिंग योर पावर। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। हमें एक तो एम्पावरमेंट सिटीजन्स को भी मिल गया कि हम पहली बात तो हम ही चूज करेंगे कि गवर्नमेंट कौन सी है। अदरवाइज अगर 5 ईयर्स का ही टेन्योर नहीं होता तो एक बार जो गवर्नमेंट में आ गया वो तो फिर हटता ही नहीं कभी भी। पर्सन अपना ही जो पीएम है वही पीएम बन गया, वो बोलेगा तो मेरी डेथ नहीं होगी, मैं ही पीएम बने रहूंगा, मैं ही प्रेसिडेंट बने रहूंगा। तो वो चीज को उस चीज पावर को कंट्रोल करना इज एनफोर्सेबल रूल्स ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि तुम्हें पावर तो दी बट मिसयूज नहीं करना। साथ के साथ ये भी आ रहा है कि पैसा तो तुम्हें दे दिया फॉर एग्जाम्पल हमने, क्योंकि हम एक तरीके से पैसा ही दे रहे हैं ना, अपना टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं, हमारा ही पैसा होता है जिस पैसे से गवर्नमेंट रन कर रही है, तो वो हमारे पैसे का मिसयूज नहीं कर रही है, ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं। तो अपनी पावर्स उनके पास है यूज करने का पैसा, बट उसको मिसयूज ना करें। इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को फैक्टर किया और इसको अब हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं।
So if I read the further thing, it is the concentration of the power is limited by various checks and balance. मतलब balance करना power को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिमिट कर देना कि हम रेगुलर चेक्स भी कर रहे हैं कि पावर मिसयूज तो नहीं हो रही। पावर फॉर एग्जांपल अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने हमने ये कोविड की वजह से या किसी भी वजह से हमने पीएम ट्रस्ट में पैसा दिया, बहुत सारा पैसा दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया या जुडिशरी ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि उस पर्टिकुलर पैसे को कहाँ खर्च करा, ये हम कोई आरटीआई के थ्रू भी हम नहीं बताएंगे, गवर्नमेंट बताएगी ही नहीं कि कहाँ पैसा खर्च करा है हमने। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अगेंस्ट द लॉ है। गवर्नमेंट हैज टू डिस्क्लोज दिस। अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल एक करोड़ आया या 1 लाख करोड़ रुपया तुम्हारे पास आया फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को हमने ही दिया एज, चाहे हमने डोनेशन नहीं दिया, डोनेशन के बाद हमारा कोई हिसाब लेने का मतलब नहीं बनता क्योंकि हमने डोनेट कर दिया, बट अदरवाइज इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट ऑल्सो एम्पावर्स अस कि हमने जो काम के लिए पैसा दिया है उसी काम में पैसा लगाना है। हमने आपको पैसा कहीं ऐसी जगह पर मिसयूज करने के लिए नहीं दिया, हमने यूज करने के लिए दिया है जो सफरर्स हैं उनके लिए, ना कि आप अपने घर बनाओ, ना कि आप अपना अपना कुछ प्रॉपर्टी बना लो। इस चीज के लिए तो नहीं दिया ना गवर्नमेंट को। सो दैट वाज अगेंस्ट द लॉ। जब जुडिशरी ने भी या गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया कि हम नहीं बताएंगे, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे डिटेल्स, दैट वाज अगेंस्ट लॉ। जिससे समटाइम्स हमें देखने मिल रहा है बीजेपी के इस रूल में, इस पर्टिकुलर पार्टी के रूल में कि बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही हैं। दे आर ट्राइंग टू चेंज इट ऑल्सो बिकॉज हर चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर तो देता है लेकिन कंट्रोल भी करता है। गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने का राइट ऐसे नहीं है, पावर तो है बट मिसयूज करने का नहीं। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अ कमिटमेंट टू लिमिटेशंस ऑन ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पावर। इट रिवॉल्व्स अराउंड द पॉलिटिकल प्रोसेस। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कुछ भी काम कर रही हो रिलेटेड टू, चाहे वो उनको चाहे यही लगता हो कि ये दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, चाहे यही लगता हो कि दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री और हम ये अच्छा ही के लिए कर रहे हैं, हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अच्छा होगा या हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा। बट इवन देन वॉट एवर इट इज, इफ it is being asked, RTI is also one of the important subjects जो हम लोग शायद आपके यहाँ पर नहीं रहे इंजीनियर्स के लिए, but right to information is also a subject which empowers every citizen to know the happenings and the decisions taken by the government related to anything। कुछ भी चीज़ें हैं, कोई भी पॉलिटिकल इशू है, कोई भी हमारा ऐसा इशू है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, कंट्री से रिलेटेड है, सिटीजन से रिलेटेड है, उसके बारे में जानकारी लेने का राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी सिटीजन को, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए अगेंस्ट ही क्यों ना हो, मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। So that has to be provided. Government is bound, every department, every governmental department is bound to provide the answer to that person through RTI Act. Okay, so constitutionalism recognizes the need for the government. ये तो रिकॉग्नाइज करती है वो कि ठीक है क्या ज़रूरतें हैं गवर्नमेंट की, कौन कौन सी पावर्स की ज़रूरत है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, but at the same time it also insists that limitation to be placed on that powers। मतलब limitation to be placed का मतलब एक कंट्रोल भी रहे कि तुम्हारी अनलिमिटेड नहीं है पावर्स, कुछ भी जो तुम्हारे मन में आएगा वो तुम नहीं कर सकते हो by giving any harm to the other people। just because कि कोई और पीएम नहीं है तो it doesn't mean कि पीएम can do anything, any harm to other person। give me a minute please guys, हाँ give me a minute, I'm just coming back। Yeah, audible now? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, great. तो समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक एम्पावरिंग एनी गवर्नमेंट और एनीबडी, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज that yes, empowering is important, powers dena is important, but at the same time limitation to be placed on those powers is also important।
कि उन सब पावर्स को भी कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नेवर नो कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जब भी किसी भी पोजीशन पे अपॉइंट किया जाएगा तो अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी को भी आप हेड बना दो तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हम टर्म्स कंडीशन जरूर रखते ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्सन को किसी एज एन ओनर, कोई एक ओनर कंपनी का है, वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपॉइंट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें किसी रोल के लिए अपॉइंट करते हैं, उसके साथ हमें कुछ पावर्स भी दी जाती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती हैं जो कि बराबर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें सिर्फ पावर्स ही बता दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं दी, या पावर्स कुछ दे नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही दिए जा रहे हैं सिर्फ कि तुम्हें ये भी करना ये भी करना। उसको करने के लिए जो पावर्स चाहिए वो हमारे पास है नहीं, तो कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। तो अगर किसी पर हम किसी पोजीशन पे हम अपॉइंट भी होते हैं तो हमारे पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही होता है कि एनी टाइम हमारा जो पावर्स एंड एवरीथिंग है या हमारा जो जॉब है वो हमसे कभी भी छीना भी जा सकता है, बिकॉज ऑन वट एवर ग्राउंड्स। तो वो क्या हो गया, लिमिटेशन उन्होंने प्रोवाइड कर दिया हमारी उस पावर पे कि हमें जो पोजीशन मिल गया एक कंपनी में, इसका मतलब ये नहीं कि वो पोजीशन हम जब तक चाहेंगे तब तक यूज कर सकते हैं, जब तक चाहेंगे तब तक इंजॉय कर सकते हैं। उसके ऊपर लिमिट एक प्रोवाइड कर दी जाती है कि जब भी हमें लगेगा कि यू आर मिस यूजिंग योर पावर्स या तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं कर रहे हो तो यू विल बी आउट ऑफ दैट रोल। सेम इज द एप्लीकेशन ऑन गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट के ऊपर भी यही चीज़ है कि तुम्हें पावर्स तो दी गई है सब चीज़ें करने के लिए, तुम्हें देश चलाना है, ये करना है, सिटीजन के बारे में सोचना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू। बट एट द सेम टाइम जब हमें लगेगा कि तुम मिस यूज कर रहे हो या तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम वो काम वैसे नहीं कर रहे हो जैसे करना चाहिए, तो वो उसके ऊपर लिमिटेशन लगाना इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और नेक्स्ट टाइम शायद हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेम गवर्नमेंट को हम चूज ही नहीं करें, हम वी विल चेक इट आउट। ठीक है, Yes, ma'am. डिफरेंस क्या हुआ अब Yes, कॉन्स्टिट्यूशन? ma'am. यस यस, टेल मी हु इज दिस? Ma'am, Devashish Mandal. सॉरी, Ma'am, Devashish. देवाशीष बताइए। मैम मैं जैसे पूछा था, आपने बोला ना कि पावर की लिमिटेशन दे देते हैं, है ना? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन कुछ गलत काम करता है तो उसको सस्पेंड करते हैं ना, 6 मंथ या 3 मंथ के लिए, है ना? तो मैम उसको अगेन वो पावर मिल जाती है, तो फिर मैम वो फिर से भी तो वही गलत काम कर सकता है ना, हम उसको डिमोट नहीं कर सकते? Demotion is actually, to be very honest, it is not possible in our constitution. आई मीन मैम जैसे प्राइवेट कंपनी में उन बंदों को निकाल देते हैं अगर कोई गलत काम करता है ना, बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता ना, गवर्नमेंट जॉब में तो आए। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट में ऐसा इसलिए नहीं होता है। जनरली क्या होता है, देखो एक ही पार्टी थी जो इतने 70 सालों से हमें कंटिन्यूअसली काम हम करते आ रहे हैं, बट ये कुछ हद तक शायद मैं ये कहूँगी कि लिमिटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है या लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जुरिस्डिक्शन है। हर चीज का, हर फॉल्ट का ना एक लॉ बना हुआ है हमारे यहाँ पर, एक लॉ बना हुआ है और उस लॉ को फॉलो करना चाहिए हमें। जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो निकाल देती हैं, हमारे माइंड में ये माइंड सेट है कि प्राइवेट कंपनीज तो निकाल देती हैं, निकाल सकती हैं वो, निकाल पाती हैं वो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ इज सेम फॉर देम ऑल्सो, बट क्योंकि गवर्नमेंट में कोई इतना ज़्यादा चेक और वेरिफिकेशन नहीं करता, प्रॉफिट्स का वेरिफिकेशन नहीं होता वहाँ पे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो करना ही है वो काम, देश के लिए तो उन्हें वो काम करना ही है। लेकिन प्राइवेट लोग अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं, तो जो लोग जिससे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा उनको वो नौकरी से निकाल सकते हैं। बट लॉ क्या कहता है, एज पर दी लॉ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया है, अपॉइंटमेंट जो हमने साइन किया है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या सेम टर्म्स एंड कंडीशंस अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम जब रखते हैं जॉब पर, तो क्या वो सेम चीज़ हम डालते हैं, नोटिस पीरियड हम डालते हैं सेम चीज़? अगर वो सब कुछ है और कोई सीरियसली कोई पर्सन सीरियसली गवर्नमेंट में काम कर रहा है जो कि किसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है तो उसे लेना चाहिए। देखो किसी का भी ना गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई भी किसी से पूछ नहीं रहा कि तुमने काम नहीं करा तो क्यों नहीं करा, क्यों? क्योंकि अगर लॉसेस में भी जा रहा है तो कोई उसको पूछ नहीं रहा। गवर्नमेंट को इतना शायद टाइम ही नहीं है कि वो हर पर्टिकुलर छोटे छोटे डिपार्टमेंट का प्रोडक्टिविटी चेक करे। लेकिन प्राइवेट आदमी तो भाई अपना पैसा लगा रहा है ना, उसको तो कमाना है, वो तो कमाने के लिए बैठा है, गवाने के लिए तो नहीं बैठा। गवर्नमेंट का क्या है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, कोई भी पार्टी, उन्हें लगता है कि आज हम लॉसेस में चल भी रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले साल शायद ज्यादा टैक्स आ जाएगा, पैसा खुद थोड़ी कमा रहे हैं वो, मेहनत यस करके थोड़ी मैम, बट कमा रहे मैम मेरा मतलब ये था कि जैसे करप्शन होता है ना, अगर आप किसी को करप्शन के केस में अरेस्ट करते हो तो उसको हटा दो ताकि अगली बार वो ऐसा कुछ काम कर ही ना सके।
वरना आपको इट्स अ आपको लॉन्ग क्या कहते प्रोसेस हैं। बेटा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हमारा जुरिस्डिक्शन जो है ना वो इस तरीके का है, हमारा जो लॉ है वो इस तरीके का है, मेंटालिटी उसकी ऐसी है, मतलब लॉ की मेंटालिटी, कोर्ट की मेंटालिटी, जज की मेंटालिटी, लॉयर्स की मेंटालिटी इस तरीके की है कि कोई भी एक बार को आदमी जो है जो मतलब बेकसूर है ना उसको सजा नहीं हो जाए, उसको सजा नहीं हो जाए, चाहे मतलब कि जो आदमी गलत कर रहा है एक बार को वो छूट जरूर जाए, लेकिन जो आदमी सही, जिसने कोई काम गलत नहीं करा ना उसको पनिशमेंट नहीं मिल जाए। तो पनिशमेंट जो आप बोल रहे हो कि उनको मिलनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, दिस देयर इज अ क्लॉज टू दैट ऑल्सो, बट वो इतना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, यू गो टू द कोर्ट, पीपल विल, उसका क्या मैनेजर के पास इतना टाइम है, उसके मैनेजर के पास इतना टाइम है कि वो कोर्ट जाएगा उसको निकलवाने के लिए। जो मैंने भी आपको बताया प्राइवेट जॉब में भी जो निकाल देते हैं ना एकदम से, वो निकाल नहीं सकते हैं, वो लोग भी नहीं निकाल सकते हैं, उसमें भी लॉयर्स एडवोकेट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और एक वो प्रॉपर केस चलता है, दोनों पार्टीज को अपने अपने पॉइंट्स रखने का पूरा मौका देना चाहिए, ये लॉ ये कहता है, तो किसी को पता नहीं है ये लॉ। प्राइवेट कंपनीज में भी अगर सपोज किसी भी एम्प्लॉयर को कोई भी पर्सन पसंद नहीं आ रहा, उसका जॉब पसंद नहीं आ रहा, जॉब परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं कि नॉन परफॉर्मेंस के बेस पे हम आपको निकालना चाहते हैं, तो या तो जो टर्म्स एंड कंडीशन आप उतनी सैलरी दो उसको तब निकालो, अदरवाइज आप इमीडिएट बेसिस पर नहीं निकाल सकते। आप उस पर्सन को अपना पूरा चांस देना चाहिए, और देती भी हैं कुछ कंपनीज कि आप प्रूव करो कि आप परफॉर्म कर रहे थे, उनके पास तो पॉइंट्स होते हैं ना प्रूव करने के लिए, गवर्नमेंट में तो प्रूव करने के लिए पॉइंट ही किसी के पास नहीं होगा कि इसने काम नहीं करा, या इसने ऐसा फ्रॉड करा है, या करप्शन करा है, या कुछ तो करा मैम है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 3 बार सस्पेंड या 4 बार सस्पेंड होने के बाद कुछ ऐसा लॉ बना दे कि अगर 3 बार सस्पेंड हो जाता है कोई लॉ पर्सन होगा, लॉ लगातार, होगा, लॉ तो बेटा होगा, लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, अगर हम उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, इस पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में अगर हम गूगल करें पढ़ें, हमें प्रॉपर लॉ में मिल जाएगा कि इसका ये पनिशमेंट है, ये सब सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें ये इसके बारे में बताया गया है, और इसके अगेंस्ट इस पर्सन को ये सजा हो सकती है। बट टाइम को किसके पास है, कौन इतना टाइम इन्वेस्ट, गवर्नमेंट पर्सन कौन इतना पेन लेना चाहता है, बताओ, कौन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट में जाकर वो मतलब कोर्ट में जाएगा उस पर एक पर्टिकुलर पर्सन को निकालने के लिए, कोई भी नहीं जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस पे तो जनरली ऐसी मेंटेलिटी बन गई है कि नहीं निकालते हैं। हाँ बट अगर करप्शन है कुछ भी चीज ऐसा वो कुछ पर्सन कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर लॉ बना हुआ है कि उसको जेल भी हो सकती है, या उसको इतने इतने रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है एंड ऑल दैट। बट सस्पेंशन के बाद जो होता है ना एक कि बिल्कुल आउट ऑफ द जॉब कर देना, वो गवर्नमेंट में जनरली अभी तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि किसी को निकाला गया हो, अभी तक हुआ ही यस नहीं मैम, है, अभी तक, दैट्स हाँ मैम। अभी तक हुआ नहीं है, बट इट डजंट मीन कि ऐसा हो नहीं सकता, देयर इज अ लॉ टू इट, बट नोबडी हैज टाइम टू एंटरटेन दैट। और प्राइवेट पर्सन जो है, मैम एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि फिर मतलब पर्सन में रिवेंज वाला एक फील आ जाता है ना, दैट्स व्हाई, कि मतलब आप किसी पावरफुल पर्सन के साथ कुछ छेड़खानी करो, एक टाइम के लिए तो सस्पेंड हो जाएगा, बट अगेन जब वो पावर में आएगा तो उसके मन में एक रिवेंज रहता है ना, तो दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा था। ये भी हो सकता है, हाँ फिर वो मिसयूज कर सकता है अपनी पावर्स को दोबारा में आके सपोज, लेकिन रिवेंज किससे लेगा, जिसने उसको निकलवाया, उसका जो सीनियर है उसके पास तो ज्यादा पावर्स होंगी ना, वो फिर दोबारा कुछ नहीं नहीं और। मैम, आई मीन कोई वैसे नॉर्मल पर्सन जो कंप्लेन कर दे उसके सीनियर से, एंड एट ऑल कुछ कंप्लेन करने के बाद सीनियर्स उसका मतलब एक्सेप्शन करे और देखो फिर देखो निकाल मैं आपको मतलब बताती हूँ, किसी हमारी कंट्री जो है ना, अगर कोई पूछे कि एक एक मतलब एक कोई रीजन, बिगेस्ट रीजन जो हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारे पास सब कुछ है, एज दी इकोनॉमी इंडिया, क्या कमी है इंडिया के पास किसी भी चीज के लिए, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो मतलब लैंड हो, चाहे वो लोग हो, पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा अच्छी है, और टैलेंट की बात यहाँ तक है, जितना ग्रेजुएट्स हमारी कंट्री के लोग करते हैं, दुनिया में किसी देश के लोग इतना पढ़ते ही नहीं है, इतना नंबर ऑफ लोग ना, तो ग्रेजुएट किसी कंट्री में कुछ नहीं होता, मतलब कहीं पर कुछ नहीं होता, फिर भी हम लोग अभी तक डेवलपिंग ही है, या 70 साल के बाद भी, 75 साल के बाद भी, 80 साल के बाद भी, क्यों है हम डेवलपिंग, क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा हमारे यहाँ पर है, और करप्शन सिस्टम में हर जगह, हर लेवल पे, हर रोल में करना ही पड़ता है ही है। कोई एक आदमी अगर चाहे भी कि मैं तो बहुत अच्छे से काम करूंगा, विदाउट करप्शन काम करूंगा, मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाऊंगा, लोग उसको पागल समझने लगते हैं कि ये तो बेवकूफ आदमी है, इन दी गवर्नमेंट सेक्टर आई एम टेलिंग यू, इन दी गवर्नमेंट सेक्टर, इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वेयर एज यही सेम चीज वाइस वर्सा है प्राइवेट में, अगर आप ज्यादा अच्छा काम करो, परफॉर्मेंस अच्छी करो, ज्यादा टाइम दे रहे हो, एवरीथिंग, आपका प्रमोशन इज डेफिनेटली देयर, यू विल बी रिकॉग्नाइज सम डे और दी अदर, आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, तो कभी तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा ही मिलेगा।
बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। तो करप्शन एक ऐसी चीज हो रही है कि जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हमारे पास लॉ भी है हर चीज के लिए, बट करप्शन इतना ज्यादा मतलब है हमारे यहाँ पे कि कोई भी गवर्नमेंट आती भी है ना, तो एक आदमी के लिए मुश्किल इतना बड़ा वो चैलेंज है कि पूरे सिस्टम से करप्शन को एक दिन में निकाल देना इज जस्ट इम्पॉसिबल। नॉट एक दिन में, अपने पूरे टेन्योर में भी। अगर हम सोचें कि बीजेपी हैज आल्सो ब्रॉट सर्टेन चेंजेस इन दी लाइफ और इन दी यू कैन से गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, बहुत हद तक चेंज भी हुए हैं गवर्नमेंट में। आप लोग टाइम से जाने लगे हैं, देयर आर बायोमेट्रिक्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट एकदम से आप सोचो कि करप्शन को बिल्कुल खत्म कर दें, वो नहीं होगा। लोग शायद रिवोल्ट भी करने लग जाएंगे। जनरली क्या होता है कि पावर तो है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, लेकिन क्या वो सारे उन करप्टेड लोगों को एक साथ निकाल सकती है? आज क्या सबको निकाल देगी तो अपॉइंट कर लेगी नए को? चल जाएगा देश? नहीं हो पाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, यूनिटी बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं और अपना हड़ताल कर देते हैं, काम पर ही नहीं आते हैं। फिर क्या करेंगे? सरकार के पास ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको एक दिन भी बंद नहीं किया जा सकता। एयरलाइंस हैं आपके पास, फ्लाइट्स के जो, चलो फिर भी एक बार को छोड़ो, ट्रेन हैं, इतने जो जो भी डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के पास है वो एक दिन भी बंद नहीं किए जा सकते। तो वो यूनियन बाजी जो होती है वो इस वजह से करप्शन ना तो हट पा रहा है, ना कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट अभी तक निकाल पा रही है कि इमीडिएटली जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको एकदम से हटा दें। उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ही इतना लंबा है। जैसे प्राइवेट में तो ये ना, कल के कल कोई पर्सन नहीं आया, दूसरा पर्सन टैलेंटेड हमको मार्केट में खाली बैठा हुआ मिला है, उसको हमने नेक्स्ट डे अपॉइंट कर लिया। गवर्नमेंट के तो अपॉइंटमेंट के रूल्स इतने लंबे हैं। पहले तो भाई टेस्ट होंगे जो साल में एक ही बार होता है, रिटन टेस्ट, वो क्लियर करने के बाद फिल्टर होंगे, फिर इंटरव्यूज होंगे। इट्स अ लेंथी प्रोसेस टू हायर वन पर्सन एट वन पोजीशन। तो सोचो कि सारे लोग हड़ताल करके चले जाएंगे, या गवर्नमेंट ने एक बार को ऑन एन एक्सट्रीम पॉइंट सबको निकाल भी दिया, चलो तो क्या कैसे चलाएंगे? काम कैसे करेंगे कैसे? मतलब डिपार्टमेंट तो एक घंटे के लिए भी बंद नहीं हो सकता। रेलवे डिपार्टमेंट की बात कर लो, रेलवे डिपार्टमेंट एक घंटे के लिए भी बंद नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कितने एक्सीडेंट्स नो हो मैम। जाएंगे, क्या हो सकता है? तो इसीलिए ये निकालने वाला जो आप पॉइंट कह रहे हो ना, ये गवर्नमेंट के सेक्टर में इसीलिए मुश्किल है कि अभी तक मेंटेलिटी लोगों की ऐसी बन गई है, और एक भी आदमी को निकाला ना तो उसके डिपार्टमेंट वाले रिवोल्ट कर देंगे। किस लिए? इसलिए कि आज इसके साथ हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, और हम तो नहीं करेंगे। और उनको बैठ कर खाने की आदत हो गई, जनरेशन के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से वो काम करने लगे। तो आदमी को जब एक फियर होता है कि अभी तो इसकी जॉब गई है, ठीक है, एक बार को कम बोलेगा वो, लेकिन जब उसके खुद के ऊपर बात आएगी तो जरूर बोलेगा वो। और आसपास के लोगों को जब थ्रेट होता है अपनी किसी चीज़ का, तो तब आदमी जरूर बोलने लगता है। सो दिस इज व्हाट इट इज कि गवर्नमेंट में इसलिए नहीं निकाल पाते तो मैम प्राइवेट। अगर हमारी हमारी गवर्नमेंट अगर बाहर के देशों की गवर्नमेंट की तरह स्ट्रिक्ट हो जाए तो हो जाए ना, तो होना तो चाहिए। अब करे कौन? आप आपको पीएम बना दूं, क्या कर पाओगे? हाउ मेनी इयर्स विल यू टेक टू यू नो इम्प्रूव योर कंट्री थिंग? कितने साल लग जाएंगे? यस और मैम। ये समझ रहे हो, मतलब मैं, चलो आपको, डिक्टेटरशिप। अब जब डिक्टेटरशिप नहीं है ना, वही तो बात है, डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप इज आल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट रॉन्ग। आप समझते हो अगर डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी चीज है, तो डिक्टेटरशिप से ज्यादा अच्छी चीज मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी ही है। एटलीस्ट डिक्टेटरशिप में सिर्फ डंडा चलता है, वहां पे आपको बोलने की भी अथॉरिटी नहीं है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है? नॉर्थ कोरिया लाइक में, चाइना, नॉर्थ कोरिया। यस मैम। हाँ जी, तो नॉर्थ कोरिया, हम लोग नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, लेकिन कोरियन आदमी ने, अगर जो कोरियन पर्सन जो नॉर्थ कोरिया का है, जो सिटीजन है, अगर उसने अपने देश में नॉर्थ कोरिया भी बोल दिया अपने देश को, तो सीधा डेथ है उसकी जो पनिशमेंट है। ही कैन नॉट से दैट तो नॉर्थ मैम कोरिया। एक्सट्रीम हो जाता है ना। तो वो ये चीज तो हो गई। एक्सट्रीम हो जाता है मैम। हाँ बेटा, वो एक्सट्रीम हो जाता है। तो वहां पर नॉर्थ कोरिया नहीं बोलना आपको, वो उसका जो जो रूलर है, जो पीएम है, वट एवर पर्सन जो भी है, उसने वो डिक्टेटरशिप है, वही अपना काम कर रहा है। उस अगर उसकी कंट्री में उससे ज्यादा कोई क्वालिफाइड पर्सन है भी, तो अपॉइंटमेंट करके भी कोई और उसको पावर में नहीं लेके आ सकता, क्योंकि वोट ही नहीं हो रहा। अब उसने अपनी सिस्टर को दे दिया अथॉरिटी के, तू वो देश चला। दिस इज व्हाट इट इज। तो आदमी को तो फिर यस। फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। तो डिक्टेटरशिप इज वेरी रॉन्ग अदरवाइज, क्योंकि आपके पास अगर 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के पास 100 आइडियाज हो सकता है जो आपका आइडिया हो उससे अच्छा आइडिया दूसरे लोगों के पास हो। तो डेमोक्रेसी तो होनी ही चाहिए, लोगों के पास एटलीस्ट बोलने का राइट हो, जो हमारे पास अभी है। बहुत सारे राइट्स हम इंजॉय कर रहे हैं। जो मैम आप कह रहे कोरिया हो, वाले स्ट्रिक्टनेस नहीं देंगे। नहीं, दैट इज डिक्टेटरशिप तो देखो बहुत ही गलत है। व्हाट हैज हैपेंड विद दैट हिटलर? व्हाट डिड ही डू? हिटलर क्या था? कुछ भी नहीं था। ही वाज अ वेरी कॉमन मैन, एंड व्हाट ही डिड इज हिस्ट्री इन द वर्ल्ड।
पूरी दुनिया जानती है उसको, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज। तो हम डिफरेंस ये कवर कर रहे थे कि डिफरेंस फिर कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में यही है। पहले तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और कई साल उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो ये एक टर्म आई है, ये इसीलिए आई है कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो आप हो एज अ सिटीजन या मैं हूँ या पीएम भी हो, वो मिसयूज नहीं करे किसी भी चीज़ का। क्योंकि जब हमारा ना ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि जब हमें पावर मिल जाती है ना, तो हम अपने आप को समझते हैं तो हम ही सब कुछ। वो डिक्टेटरशिप ना करने लग जाए, एंड ही शुड नॉट फॉरगेट कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। तो उस तरीके उसको कंट्रोल करने के लिए दिस इज व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वाज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये एम्पावर तो करता है गवर्नमेंट को कि तुम्हें सारे हम रूल्स राइट्स दे रहे हैं, पावर्स दे रहे हैं, जो भी तुम्हें फॉलो करना है, और गवर्नमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट रन करनी, देश रन करना है और इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। हालांकि उसका कोई एनालिसिस नहीं हो रहा, कोई गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स नहीं भेजती है। हम अपना ऑफिस में अगर काम करते हैं तो हमें मंथली कुछ ना कुछ रिपोर्ट तो भेजनी होती है ना, कि हमने ये काम किया, ये किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे किया, ऐसे किया। उनको कोई कुछ हमें देना पड़ रहा है क्या? कोई डेटा कुछ नहीं देना पड़ रहा। अपनी मर्जी से अगर वो कुछ दिखाना चाहते हैं कि देखो जी हमने ये करा, वो भी कब देते हैं? जब इलेक्शन आने वाले होते हैं कि तुम हमें वोट देना दोबारा से। अदरवाइज तो कोई ऐसा रूल तो नहीं है ना कि वो हमें दे। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया बट उसको लिमिट भी कर देना है, सो दैट दे डोंट थिंक कि ये डिक्टेटरशिप है या मिसयूज ऑफ द पावर शुड नॉट बी देयर। डिक्टेटरशिप इज सिंपली मिसयूज ऑफ द पावर्स। एनी पर्सन हु इज गिवन द पावर इन डिक्टेटरशिप वुड थिंक कि वही गॉड है, वही चला रहा है सब कुछ, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और फिर वो मिसयूज भी करने लगता है, और मिसयूज का मतलब होता है लोगों को एक्सप्लॉइट करना। दूसरे की जान नहीं लगती, उनको सिर्फ अपना इम्पोर्टेंस लगता है हर चीज़ में। अपनी अथॉरिटीज़ और अपनी लाइफ, अपनी फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट। हम वैसे किसी और की फैमिली के बारे में सोच भी नहीं सकते वैसे जैसे अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो सेम चीज़ हो जाती है कि वो फिर उसको वैसे ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है? तो हम अभी पूरा आई थिंक इसको नहीं कर पाएंगे। शिवा आप एक्सप्लॉइट नहीं करोगे? अच्छा आपको बना देते हैं नेक्स्ट उसमें इलेक्शन में, आप खड़े हो जाना, वोट हम लोग कर देते हैं, आपको पीएम बना देते हैं, प्रेसिडेंट बना देते हैं, ठीक है? ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ चार्टर ऑफ गवर्नमेंट डिराइविंग इट्स होल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन है वो कहता है कि क्या क्या अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। व्हाट इट डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। तो इवोल्यूशन भी था नेक्स्ट इसमें, जो कि 2-3 स्लाइड्स में और है जो कवर नहीं हो पाएगा अभी। आई थिंक सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। मैं आप लोगों की अटेंडेंस कैप्चर कर लेती हूँ पहले तो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप अभी फिर से हम डिस्कशन कर लेंगे कि 2 मिनट बचे। लेट मी फर्स्ट कैप्चर अटेंडेंस। ठीक है, आई हैव गिवन योर अटेंडेंस गाइस। 23 पार्टिसिपेंट्स आर देयर टुडे इन दिस लेक्चर। आप मुझे बताइए कुछ और अगर डिस्कशन करना है तो। किसी और को पीएम बनाने की बात करनी है तो हमने अभी देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग गाइस। प्राइवेट कंपनीज भी निकाल देती हैं, बट जो एम्प्लॉयज हैं या हम हैं, हम जैसे लोग हैं नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, हमें अपनी अथॉरिटीज और लॉ के बारे में पता नहीं है। कोई भी कंपनी हमें ऐसे नहीं निकाल सकती है, प्राइवेट में भी निकाल नहीं सकती है ये बोल के कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अब, या तुमने बिल्कुल नॉन परफॉर्मेंस दिया है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम तुमने किया तो इस वजह से हम तुमको निकाल रहे हैं। वो नहीं कर सकते। उन्हें प्रॉपर प्रोसेस से चलना होगा, एक एडवोकेट को भी इन्वॉल्व करना होगा मीटिंग्स में, और जब तक कि कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, चाहे इस चीज़ में 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, तब तक 15 दिन की सैलरी उस एम्प्लॉय को कंपनी को देनी भी पड़ेगी विदाउट एनी वर्क। तो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू इट जो हमें पता नहीं है, लॉ हमें पता नहीं है, और हम डर जाते हैं कंपनीज से, क्योंकि कंपनीज के पास ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा तो पैसा है ही। अगर हम लीगल जाएंगे तो वो पैसा तो खिला ही सकते हैं। हर जगह करप्शन है, लॉयर्स बिक जाते हैं, जजेस बिक जाते हैं, और डिसीजंस उनके फेवर में आ जाते हैं। इस वजह से हम छोटे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और ज़्यादा लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं उनसे। अदरवाइज लॉ ऐसा है कि वो हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मंडे तो नहीं, जब भी क्लास होगी नेक्स्ट ये आएगी, हम यहाँ से कवर करेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। मीटिंग ओवर हो सकती है कभी भी। सो टेक केयर एवरीवन एंड हैप्पी वीकेंड। Thank you, ma'am.